नमस्कार किसान भाइयों। आज का वीडियो शायद आपकी खेती के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा। हम सभी किसान अपनी फसल की अच्छी पैदावार चाहते हैं। इसके लिए यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, पोटाश डालते हैं, जिंक डालते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व डालते हैं और कभी-कभी महंगे बायोस्टिमुलेंट भी खरीदते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पौधे की जड़ ही कमजोर हो, अगर जड़ मिट्टी से पोषक तत्व खींच ही ना पाए, तो चाहे आप कितनी भी महंगी खाद डाल दें, उसका पूरा फायदा पौधे तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। आज हम ऐसे ही एक अद्भुत प्राकृतिक साथी के बारे में बात करेंगे, जिसे कृषि वैज्ञानिक जड़ों का इंटरनेट, जड़ों की छिपी हुई फैक्ट्री और पौधों का अदृश्य सुपर पावर कहते हैं। इसका नाम है माइकोराइजा। काफी किसान भाइयों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। कई लोगों ने बाजार से माइकोराइजा खरीदकर खेत में भी डाला होगा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह वास्तव में है क्या, यह पौधे के साथ कैसे जुड़ता है, ये मिट्टी के अंदर कौन कौन से ऐसे काम करता है जिन्हें हम अपनी आंखों से कभी नहीं देख पाते। और सबसे बड़ी बात, अगर यह इतना शक्तिशाली है तो हर खेत में अपने आप काम क्यों नहीं कर रहा। आज हम इन सभी सवालों का जवाब वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ समझेंगे। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लिया, तो हो सकता है कि अगले सीजन से आप खाद डालने का तरीका ही बदल दें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि माइकोराइजा कोई रासायनिक खाद नहीं है, कोई हार्मोन नहीं है और कोई कीटनाशक भी नहीं है। ये एक जीवित फफूंद यानी एक लाभदायक फंगस है। लेकिन यह सामान्य फफूंद की तरह पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि करोड़ों सालों से पौधों के साथ साझेदारी करके उन्हें जीवित रहने में मदद करती आई है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर लगभग 90% से अधिक पौधे किसी न किसी प्रकार के माइकोराइजा के साथ जुड़े रहते हैं। अगर यह फफूंद पृथ्वी से अचानक गायब हो जाए, तो दुनिया के अधिकांश पौधे पोषण की कमी से कमजोर पड़ जाएंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह साझेदारी होती कैसे है। कल्पना कीजिए कि आपके खेत में एक छोटा सा पौधा उगता है। उसकी जड़ें मिट्टी में नीचे की ओर बढ़ने लगती हैं। लेकिन जड़ों की अपनी एक सीमा होती है। वे केवल एक निश्चित दूरी तक ही फैल सकती हैं। मिट्टी में मौजूद अधिकांश फास्फोरस, जिंक, कॉपर और दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व जड़ों की पहुंच से काफी दूर पड़े रहते हैं। ऐसे में पौधा अकेला पड़ जाता है। ठीक उसी समय मिट्टी में मौजूद माइकोराइजा के सूक्ष्म बीजाणु सक्रिय होते हैं। वे पौधे की जड़ों से निकलने वाले विशेष प्रकार के रसायनों को पहचान लेते हैं और धीरे धीरे जड़ की ओर बढ़ते हैं। फिर वे जड़ के बाहरी हिस्से से जुड़कर अपने महीन धागों जैसी संरचना बनाना शुरू कर देते हैं। इन धागों को वैज्ञानिक भाषा में हाइफी यानी हाइफाई कहा जाता है। अगर आपने मकड़ी का जाला देखा है, तो उसी तरह की अत्यंत पतली संरचनाएं होती हैं। लेकिन ये इतनी पतली होती हैं कि एक इंसानी बाल की मोटाई से भी कई गुना छोटी होती हैं। यही हाइफी मिट्टी में चारों दिशाओं में फैलती चली जाती है। जहां पौधे की जड़ केवल कुछ सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है, वहीं माइकोराइजा के ये धागे कई मीटर तक फैलकर मिट्टी के उन हिस्सों तक पहुंच जाते हैं जहां से पौधा अकेले कभी पोषक तत्व नहीं ले सकता। यही कारण है कि वैज्ञानिक माइकोराइजा को जड़ों का एक्सटेंशन कहते हैं। यह पौधे की जड़ों को बड़ा नहीं करता, बल्कि जड़ों की पहुंच को कई गुना बढ़ा देता है। कुछ शोधों में पाया गया है कि माइकोराइजा की वजह से पौधे की पोषक तत्व लेने की क्षमता कई गुना तक बढ़ सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि खाद की जरूरत खत्म हो जाती है, बल्कि जो खाद आप डालते हैं उसका उपयोग पौधा अधिक प्रभावी ढंग से कर पाता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बात समझिए। सबसे बड़ी समस्या फास्फोरस के साथ होती है। किसान भाई डीएपी डालते हैं क्योंकि उसमें फास्फोरस होता है। लेकिन मिट्टी में जाने के बाद फास्फोरस बहुत जल्दी मिट्टी के कणों से चिपक कर स्थिर हो जाता है। इसे वैज्ञानिक फिक्सेशन कहते हैं। अब वह पौधे के लिए उपलब्ध नहीं रह जाता। ऐसे में माइकोराइजा अपने हाइफी के माध्यम से उन सूक्ष्म दरारों तक पहुंचता है जहां जड़ नहीं पहुंच सकती, और वहां से फास्फोरस को घोलकर धीरे धीरे पौधे तक पहुंचाता है। इसलिए कई बार एक ही खेत में दो किसानों ने बराबर मात्रा में डीएपी डाली, लेकिन जिस खेत में माइकोराइजा सक्रिय था, वहां फसल अधिक स्वस्थ दिखाई दी। लेकिन कहानी केवल फास्फोरस तक सीमित नहीं है। माइकोराइजा जिंक, कॉपर, सल्फर और कई सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी पौधे तक पहुंचाने में मदद करता है। इतना ही नहीं, यह मिट्टी में मौजूद पानी को भी दूर दूर से खींचकर पौधे तक पहुंचाने में सहायता करता है। यही कारण है कि जिन खेतों में माइकोराइजा अच्छी तरह सक्रिय होता है, वहां पौधे हल्के सूखे की स्थिति को भी
अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से सहन कर लेते हैं। अब एक और अद्भुत बात सुनिए। आपने कभी जंगल में जाकर देखा होगा कि वहां विशाल पेड़ बिना किसी खाद, बिना किसी डीएपी, बिना किसी यूरिया के भी सैकड़ों साल तक जीवित रहते हैं। आखिर ऐसा कैसे संभव है? इसका उत्तर माइकोराइजा में छिपा हुआ है। जंगल की मिट्टी में करोड़ों अरबों लाभदायक सूक्ष्म जीव और माइकोराइजा लगातार काम करते रहते हैं। पेड़ों की जड़ें और माइकोराइजा मिलकर एक विशाल भूमिगत नेटवर्क बना देते हैं। कई वैज्ञानिक इसे वुड वाइड वेब यानी वुड वाइड वेब भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि मिट्टी के अंदर जड़ों और फफूंद का ऐसा जाल बन जाता है जो पोषक तत्वों और कई बार रासायनिक संकेतों के आदान प्रदान में भी भूमिका निभाता है। हालांकि इस विषय पर अभी भी वैज्ञानिक शोध जारी हैं, लेकिन यह पूरी तरह स्पष्ट है कि माइकोराइजा पौधों की पोषण क्षमता और जड़ क्षेत्र के विस्तार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए इसे आधुनिक टिकाऊ खेती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर माइकोराइजा इतना अच्छा है, तो हमारे खेतों में इसकी कमी क्यों हो गई? इसका उत्तर हमें पिछले कई दशकों की खेती में मिलता है। लगातार गहरी जुताई, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का असंतुलित उपयोग, जैविक पदार्थ की कमी, बार बार कुछ रासायनिक फफूंदनाशकों का प्रयोग और मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का कम होना, ये सभी कारण लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या को प्रभावित कर सकते हैं। जब मिट्टी में जैविक जीवन कम होता है, तब माइकोराइजा का प्राकृतिक नेटवर्क भी कमजोर पड़ जाता है। याद रखिए, मिट्टी केवल रेत, चिकनी मिट्टी और पानी का मिश्रण नहीं है। एक स्वस्थ मिट्टी एक जीवित दुनिया है। एक मुट्ठी उपजाऊ मिट्टी में करोड़ों सूक्ष्म जीव, हजारों प्रकार के बैक्टीरिया, फफूंद, एक्टिनोमाइसीट्स और अनेक सूक्ष्म जीव एक साथ रहते हैं। इन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण साथी है माइकोराइजा। अब एक और रोचक प्रश्न, क्या माइकोराइजा सभी पौधों में एक जैसा काम करता है? इसका उत्तर है नहीं। अलग अलग प्रकार के माइकोराइजा होते हैं। कृषि फसलों में सबसे अधिक महत्व आर्बस्कुलर माइकोराइजा यानी आर्बस्कुलर माइकोराइजा का माना जाता है। यही प्रकार गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, गन्ना, टमाटर, मिर्च, बैंगन, प्याज, लहसुन, केला, अंगूर, आम और अधिकांश कृषि एवं बागवानी फसलों में उपयोगी माना जाता है। जब यह जड़ों के अंदर प्रवेश करता है, तो वहां अत्यंत सूक्ष्म शाखाओं जैसी संरचनाएं बनाता है, जिन्हें आर्बस्कुल कहा जाता है। यही वह स्थान होता है जहां पौधे और माइकोराइजा के बीच पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है। पौधा प्रकाश संश्लेषण से बनी शर्करा यानी भोजन का कुछ हिस्सा माइकोराइजा को देता है और बदले में माइकोराइजा मिट्टी से पानी और पोषक तत्व लाकर पौधे को देता है। यह प्रकृति की सबसे अद्भुत साझेदारियों में से एक है। न पौधा अकेला जीत सकता है, न माइकोराइजा। दोनों साथ मिलकर अधिक मजबूत बनते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक अब केवल अधिक खाद डालने की बात नहीं करते, बल्कि मिट्टी के जैविक जीवन को मजबूत बनाने पर जोर दे रहे हैं। क्योंकि भविष्य की खेती केवल उर्वरकों से नहीं, बल्कि मिट्टी में रहने वाले इन अदृश्य सहयोगियों की शक्ति से आगे बढ़ेगी। और किसान भाइयों, अभी तक आपने केवल यह समझा है कि माइकोराइजा क्या है और यह पौधों के साथ कैसे काम करता है, लेकिन असली विज्ञान अभी शुरू हुआ है। अगले भाग में हम जानेंगे कि माइकोराइजा पौधे को सूखे से कैसे बचाता है, यह रोगों के खिलाफ कैसे सुरक्षा देता है, बाजार से सही माइकोराइजा कैसे पहचानें, इसे गोबर की खाद के साथ कई गुना प्रभावी कैसे बनाएं, किन फसलों में सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, किन फसलों में नहीं, और कौन कौन सी गलतियां किसान अनजाने में कर देते हैं, जिनकी वजह से लाखों जीवित माइकोराइजा खेत में पहुंचते ही नष्ट हो जाते हैं। यही जानकारी आपकी खेती का भविष्य बदल सकती है। अब तक आपने समझ लिया कि माइकोराइजा कोई साधारण उत्पाद नहीं, बल्कि पौधों और फफूंद के बीच करोड़ों वर्षों से चली आ रही एक प्राकृतिक साझेदारी है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर यह फफूंद केवल पोषक तत्व ही पहुंचाती है, तो दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे आधुनिक खेती का भविष्य क्यों कहते हैं? इसका कारण केवल फास्फोरस उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक तंत्र काम करता है, जिसे समझना हर किसान के लिए जरूरी है। जब माइकोराइजा पौधे की जड़ों से जुड़ जाती है, तब केवल उसके धागे ही नहीं फैलते, बल्कि पूरी मिट्टी की संरचना बदलने लगती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि माइकोराइजा अपने जीवन काल में एक विशेष प्रकार का चिपचिपा प्रोटीन जैसा पदार्थ बनाती है, जिसे ग्लोमालिन ग्लोमलिन
कहा जाता है। यह पदार्थ मिट्टी के छोटे छोटे कणों को आपस में जोड़कर मजबूत दानेदार संरचना बनाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि मिट्टी भुरभुरी रहती है, उसमें हवा का आवागमन अच्छा होता है, पानी तेजी से नीचे जाता भी है और जरूरत पड़ने पर लंबे समय तक रुक भी जाता है। यही कारण है कि जिन खेतों में वर्षों तक माइकोराइजा सक्रिय रहती है, वहां मिट्टी की बनावट धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। अब सोचिए, जब मिट्टी की संरचना अच्छी होगी तो जड़ें भी आसानी से फैलेंगी। जड़ें ज्यादा फैलेंगी तो पोषक तत्व ज्यादा मिलेंगे। पोषक तत्व ज्यादा मिलेंगे तो पौधा मजबूत होगा। यानी एक छोटा सा जीव पूरे खेत की उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं सूखे की। अक्सर किसान भाई कहते हैं कि बारिश 10 से 15 दिन रुक जाए तो फसल मुरझाने लगती है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ खेतों में उसी मौसम में पौधे अपेक्षाकृत ज्यादा हरे रहते हैं। इसका एक कारण माइकोराइजा भी हो सकती है, क्योंकि इसके हाइफी मिट्टी के बहुत छोटे छोटे छिद्रों तक पहुंच जाते हैं, जहां सामान्य जड़ नहीं पहुंच सकती। वहां मौजूद नमी को भी यह पौधे तक पहुंचाने में मदद करती है। इसीलिए इसे पौधे का अदृश्य वाटर पाइपलाइन सिस्टम भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि माइकोराइजा सिंचाई की जगह ले सकती है। यह केवल उपलब्ध पानी के बेहतर उपयोग में मदद करती है। अगर खेत पूरी तरह सूख गया है तो कोई भी सूक्ष्म जीव चमत्कार नहीं कर सकता। अब बात करते हैं रोगों की। बहुत से किसान सोचते हैं कि माइकोराइजा ट्राइकोडर्मा की तरह सीधे रोग पैदा करने वाली फफूंद को मार देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों का काम अलग अलग है। ट्राइकोडर्मा सीधे रोगजनक फफूंद पर हमला करती है, जबकि माइकोराइजा मुख्य रूप से जड़ों को इतना मजबूत बनाती है कि पौधा रोगों का सामना बेहतर तरीके से कर सके। मजबूत जड़ें, बेहतर पोषण और संतुलित वृद्धि के कारण पौधे की प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या माइकोराइजा अकेले डालना चाहिए या दूसरे बायोलॉजिकल उत्पादों के साथ। वैज्ञानिक दृष्टि से यदि सही गुणवत्ता वाले उत्पाद हों तो माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास और पीएसपी, फॉस्फेट सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया जैसे जैविक एजेंट अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं और कई परिस्थितियों में एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। लेकिन किसी भी उत्पाद को मिलाने से पहले उसके निर्माता के निर्देश और स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह जरूर देखें, क्योंकि सभी व्यावसायिक फॉर्मुलेशन एक जैसे नहीं होते। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, बाजार से सही माइकोराइजा कैसे पहचानें। आज बाजार में दर्जनों कंपनियां माइकोराइजा बेच रही हैं, लेकिन सभी उत्पाद समान गुणवत्ता के नहीं होते। खरीदते समय सबसे पहले लेबल देखें। उसमें स्पष्ट रूप से माइकोराइजा का प्रकार, बैच नंबर, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और गुणवत्ता संबंधी जानकारी दी होनी चाहिए। पैकेट पुराना नहीं होना चाहिए और उसे धूप में खुला रखकर नहीं बेचा जाना चाहिए। जीवित सूक्ष्म जीव गर्मी और गलत भंडारण से प्रभावित हो सकते हैं। अब बात करते हैं इस्तेमाल की सबसे प्रभावी विधि की। कई किसान सीधे पैकेट खोलकर खेत में बिखेर देते हैं। इससे कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन यदि आप जैविक पदार्थ के साथ सही तरीके से इसका उपयोग करें तो परिणाम बेहतर मिल सकते हैं। इसके लिए लगभग 100 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट लें। खाद पूरी तरह ठंडी होनी चाहिए, उसमें ताजा गोबर या गर्मी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें लेबल पर दिए गए निर्देश के अनुसार माइकोराइजा अच्छी तरह मिलाएं। हल्की नमी बनाए रखें। खाद इतनी गीली हो कि हाथ में दबाने पर गोला बन जाए, लेकिन पानी टपके नहीं। इसे छायादार स्थान पर रखें और सीधे सूर्य के प्रकाश से बचाएं। कुछ दिनों तक उचित नमी बनाए रखें। इससे सूक्ष्म जीव सक्रिय होने के लिए अनुकूल वातावरण पाते हैं। इसके बाद अंतिम जुताई से पहले इस खाद को खेत में समान रूप से फैला दें। यदि पौध तैयार करके रोपाई करनी है तो पौधों की जड़ों को माइकोराइजा के घोल में डुबोकर रोपना भी एक प्रभावी तरीका माना जाता है। इससे शुरुआती अवस्था में जड़ों और माइकोराइजा का संपर्क जल्दी बन जाता है। कुछ फसलों में ड्रिप सिंचाई के माध्यम से भी उपयुक्त लिक्विड फॉर्मुलेशन का उपयोग किया जाता है, लेकिन केवल वही उत्पाद ड्रिप से दें जिनके लेबल पर ऐसा उपयोग स्पष्ट रूप से लिखा हो। अब एक महत्वपूर्ण बात, माइकोराइजा सभी फसलों में समान रूप से लाभकारी नहीं होती। उदाहरण के लिए ब्रैसिका कुल की फसलें जैसे सरसों, राई और कुछ अन्य क्रूसीफेरस फसलें सामान्यतः माइकोराइजा के साथ मजबूत सहजीवी संबंध नहीं बनाती। इसलिए हर फसल में समान परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।
अब बात करते हैं सबसे आम गलतियों की। पहली गलती, रासायनिक फफूंदनाशी के साथ एक ही समय पर उपयोग। कई फफूंदनाशी लाभदायक फफूंद को भी प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए यदि ऐसी दवा का प्रयोग करना आवश्यक हो, तो उत्पाद के निर्देशों और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार उचित अंतर रखें। दूसरी गलती, सूखी मिट्टी में डाल देना। माइकोराइजा एक जीवित फफूंद है। इसे सक्रिय होने के लिए नमी चाहिए। इसलिए या तो मिट्टी में पहले से नमी हो या उपयोग के बाद उचित सिंचाई की जाए। तीसरी गलती, बार बार गहरी जुताई। माइकोराइजा का नेटवर्क मिट्टी में बनता है। अत्यधिक और बार बार गहरी जुताई इस नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकती है। चौथी गलती, जैविक पदार्थ की कमी। यदि खेत में अनऑर्गेनिक कार्बन लगातार कम होता जाएगा, तो लाभदायक सूक्ष्म जीवों के लिए अनुकूल वातावरण भी कमजोर होता जाएगा। इसीलिए गोबर की अच्छी सड़ी खाद, कंपोस्ट, फसल अवशेष और हरी खाद जैसी जैविक सामग्री का संतुलित उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। पांचवी गलती, ये मान लेना कि माइकोराइजा डालते ही अगले सप्ताह उत्पादन दोगुना हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये कोई इंस्टेंट रासायनिक उत्पाद नहीं है। ये धीरे धीरे मिट्टी में अपना नेटवर्क बनाती है। इसका वास्तविक लाभ लगातार अच्छे मिट्टी प्रबंधन के साथ समय के साथ अधिक दिखाई देता है। किसान भाइयों, भविष्य की खेती केवल ज्यादा खाद डालने की नहीं, बल्कि मिट्टी को जीवित बनाने की खेती है। जब मिट्टी जीवित होगी, तब जड़ें मजबूत होंगी। जब जड़ें मजबूत होंगी, तब पौधे स्वस्थ होंगे। और जब पौधे स्वस्थ होंगे, तभी कम लागत में अधिक और टिकाऊ उत्पादन संभव होगा। आज दुनिया की आधुनिक कृषि फिर से मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की ओर लौट रही है, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि केवल रासायनिक उर्वरकों के सहारे लंबे समय तक मिट्टी की उत्पादकता बनाए रखना कठिन है। लाभदायक सूक्ष्म जीव, जैविक पदार्थ और संतुलित पोषण, ये तीनों मिलकर ही टिकाऊ खेती की नींव बनाते हैं। अगर आप हर सीजन में मिट्टी के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, जैविक पदार्थ बढ़ाएंगे, संतुलित उर्वरक प्रबंधन अपनाएंगे और लाभदायक सूक्ष्म जीवों के लिए अनुकूल वातावरण बनाएंगे, तो आने वाले वर्षों में आपकी मिट्टी पहले से अधिक उपजाऊ और जीवंत बन सकती है। उम्मीद है कि आज आपने माइकोराइजा को केवल एक उत्पाद नहीं, बल्कि प्रकृति की एक अद्भुत वैज्ञानिक व्यवस्था के रूप में समझा होगा। अगर आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है, तो उसे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो पीएसबी, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और दूसरे लाभदायक सूक्ष्म जीवों के पूरे विज्ञान पर बने, तो कमेंट में पार्ट 2 माइक्रोब्स जरूर लिखें। अगर आपको यह वैज्ञानिक जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच के साथ खेती को अधिक लाभदायक और टिकाऊ बनाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।